नमस्कार सभी को। आज की क्लास में स्वागत है। हम लोग फार्माकोथेरेपेटिक्स का चैप्टर 2E शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मेजर डिसऑर्डर्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। तो देखिए, इस चैप्टर में हम पाचन तंत्र से जुड़ी जो मुख्य बीमारियां हैं और उनके इलाज हैं, उनको एक एक करके विस्तार से समझेंगे। अच्छा, तो इस पूरे लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। सबसे पहले गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद हम गैस्ट्रोओसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज यानी GERD के बारे में पढ़ेंगे। फिर आएगा पेप्टिक अल्सर डिजीज, जिसे PUD भी कहते हैं। चौथा टॉपिक रहेगा अल्कोहलिक लिवर डिजीज, और सबसे आखिर में हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज यानी IBD को समझेंगे। तो चलिए हमारे पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम एन इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इस स्लाइड में हम GI सिस्टम की जो बुनियादी बातें हैं उन्हें समझते हैं। पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन। The gastrointestinal GI tract is a hollow tube extending from the oral cavity to the anus that consists of anatomically distinct segments, including the esophagus, stomach, small intestine, colon, rectum and anus. इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या GI ट्रैक्ट है वो एक खोखली नली की तरह है, जो हमारे मुंह से शुरू होकर हमारे एनस तक जाती है। अब इस पूरी नली में शारीरिक रूप से कई अलग अलग हिस्से होते हैं, जैसे कि ओसोफेगस यानी भोजन नली, फिर पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और आखिर में गुदा। अब इसका फंक्शन देखते हैं। Each segment has unique, complementary and highly integrated functions which together serve to regulate the intake, processing and absorption of ingested nutrients and the disposal of waste products. देखिए, इसका अर्थ ये है कि इस नली के हर एक हिस्से का अपना एक खास काम है और ये सभी हिस्से एक दूसरे से जुड़कर काम करते हैं। इन सबका एक ही मकसद होता है, जो भोजन हम खाते हैं उसे शरीर के अंदर लेना, उसे प्रोसेस करना यानी पचाना, उसमें से जो पोषक तत्व हैं उन्हें सोखना और आखिर में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बचते हैं उन्हें शरीर से बाहर निकाल देना। जैसा कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये पूरी प्रक्रिया 4 स्टेप्स में होती है। पहला है इनटेक यानी भोजन को अंदर लेना, दूसरा है प्रोसेसिंग यानी उसे पचाना, तीसरा एब्जॉर्प्शन यानी पोषक तत्वों को सोखना, और चौथा है डिस्पोजल यानी वेस्ट को बाहर निकालना। अब आते हैं क्लिनिकल कंसिडरेशंस पर। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, हाइपरट्रोफिक पैलोरिक स्टेनोसिस, ओसोफेजियल एक्काल्जिया, गैस्ट्रोओसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज GERD, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर या ड्यूओडेनल अल्सर, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेस IBDs और अल्कोहलिक लिवर डिजीज एटसेट्रा। ये कुछ मुख्य बीमारियां हैं जो इस सिस्टम से जुड़ी हैं और इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में आगे विस्तार से पढ़ने वाले हैं। चलिए अब हम अपने दूसरे टॉपिक पर आते हैं, जो है गैस्ट्रोओसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसे शॉर्ट में GERD भी कहते हैं। तो इस स्लाइड में हम GERD का एक परिचय देखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन। GERD, acid reflux, is most common in individuals 40 years but also occurs in infants and children. इसका मतलब है कि GERD, जिसे हम आम भाषा में एसिड रिफ्लक्स भी कहते हैं, ये 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में सबसे आम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बड़ों में होता है, ये शिशुओं और बच्चों में भी हो सकता है। अब देखते हैं ट्रिगर्स। Symptoms worsen at night when supine or after consuming foods/drugs that diminish lower esophageal sphincter यानी LOS tone. Examples हैं कैफीन। अच्छा, तो इसके लक्षण कब बढ़ते हैं? ये लक्षण रात के समय में या जब कोई व्यक्ति सीधा पीठ के बल लेटता है तब और ख़राब हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे खाने पीने की चीज़ें या दवाएं हैं जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर यानी LOS के टोन को कम करती हैं, जैसे कि कैफीन, उनको लेने के बाद भी लक्षण बढ़ जाते हैं। अब इसका मैकेनिज्म। The tone of the LOS prevents reflux of acidic gastric contents under positive pressure. Reflux is the most frequent cause of GERD. देखिए, हमारे पेट और भोजन नली के बीच में एक वाल्व होता है जिसे LOS कहते हैं। इसका काम होता है पेट के एसिड को वापस भोजन नली में जाने से रोकना। जब ये वाल्व कमज़ोर हो जाता है या ठीक से काम नहीं करता, तो पेट का एसिड ऊपर की तरफ वापस आने लगता है। इसी प्रक्रिया को रिफ्लक्स कहते हैं और यही GERD का सबसे मुख्य कारण है। जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है, पेट का एसिड इस वाल्व को पार करके ऊपर भोजन नली में जा रहा है और इसी से जलन महसूस होती है। एनाटॉमी नोट: स्क्वैमस एपिथेलियम ओसोफेगस इज रेजिस्टेंट टू अब्रेजन, सेंसिटिव टू एसिड। इसका मतलब है कि हमारी भोजन नली की जो अंदरूनी परत है, जिसे स्क्वैमस एपिथेलियम कहते हैं, वो खरोच तो सह सकती है लेकिन एसिड के लिए बहुत संवेदनशील होती है। सबम्यूकोजल ग्लैंड्स सिक्रीट म्यूसिन बाइकार्बोनेट फॉर प्रोटेक्शन, और इस परत के नीचे जो ग्रंथियां होती हैं वे म्यूसिन और बाइकार्बोनेट नाम के पदार्थ बनाती हैं ताकि एसिड से कुछ सुरक्षा मिल सके।
ये फ्लोचार्ट हमें बताता है कि GERD आखिर होता क्यों है, यानी इसकी इटियोपैथोजेनेसिस क्या है। इसके 3 मुख्य रास्ते बताए गए हैं। पहला और सबसे आम है 1. ट्रांजिएंट LOS रिलैक्सेशन। इसका मतलब है LOS वॉल्व का कुछ समय के लिए ढीला पड़ जाना। मोस्ट कॉमन कॉज, यह GERD का सबसे आम कारण है। मीडिएटेड वाया वेगस पाथवेज, ये वेगस नर्व के जरिए कंट्रोल होता है। ट्रिगर्ड बाय गैस्ट्रिक डिस्टेंशन, गैस, फूड, माइल्ड फेरेंजियल स्टिमुलेशन, स्ट्रेस। ये पेट के फूलने से, गले में हल्की उत्तेजना से या तनाव की वजह से हो सकता है। दूसरा कारण है 2. फोर्सफुल ओपनिंग, यानी LOS का जबरदस्ती खुल जाना। फोर्सफुल ओपनिंग ऑफ अ रिलेटिवली हाइपोटेंसिव LOS। इसका मतलब है कि जो LOS वॉल्व पहले से ही थोड़ा कमजोर है, उस पर दबाव पड़ता है और वो जबरदस्ती खुल जाता है। कॉज्ड बाय अब्रप्ट इंक्रीज इन इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। ये पेट के अंदर दबाव के अचानक बढ़ने से होता है। एग्जाम्पल्स: कॉफिंग, स्ट्रेनिंग, बेंडिंग। जैसे खांसने, जोर लगाने या आगे झुकने पर पेट पर दबाव पड़ता है और एसिड ऊपर आ जाता है, जैसा कि इस चित्र में भी दिखाया गया है। और तीसरा है 3. कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, यानी वो कारक जो इस समस्या को बढ़ाने में मदद करते हैं। डिक्रीज LOS टोन और इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर। ये कारक या तो LOS के टोन को कम कर देते हैं या फिर पेट के दबाव को बढ़ा देते हैं, जैसे कि अल्कोहल, टोबैको, ओबेसिटी, CNS डिप्रेशंस, प्रेगनेंसी, हाइटल हर्निया, डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, यानी शराब या तंबाकू का सेवन, मोटापा, कुछ दवाएं, गर्भावस्था, हाइटल हर्निया और पेट का धीरे धीरे खाली होना। ये सभी कारक मिलकर रिफ्लक्स का कारण बनते हैं, जो आखिर में GERD में बदल जाता है। अच्छा, तो इस स्लाइड में हम GERD के लक्षण और उसके मैनेजमेंट यानी प्रबंधन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, यानी इसके लक्षण क्या-क्या हैं। बर्निंग सेंसेशन इन चेस्ट, हार्ट बर्न। इसका सबसे आम लक्षण है सीने में जलन, जिसे हार्ट बर्न भी कहते हैं। रीगर्जिटेशन, बैकफ्लो ऑफ फूड/लिक्विड। इसका मतलब है खाया हुआ भोजन या तरल पदार्थ का वापस गले में आना। डिस्फेजिया, ट्रबल स्वॉलोइंग, यानी कुछ भी निगलने में कठिनाई होना। सेंसेशन ऑफ लंप इन थ्रोट, गले में ऐसा महसूस होना जैसे कोई गांठ हटक गई हो। बैरेट्स ऑसोफेगस, चेंज फ्रॉम स्क्वेमस टू कॉलमनर हिस्टोलॉजी। देखिए, यह एक गंभीर स्थिति है जिसमें एसिड के बार बार संपर्क में आने से भोजन नली की कोशिकाओं की बनावट बदल जाती है, जिससे कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। इन लक्षणों को याद रखने के लिए एक मेमोनिक यानी एक शॉर्टकट है। ब्रिड्स, B से है बर्निंग, R से रीगर्जिटेशन, I से इन थ्रोट लंप, D से डिस्फेजिया और S से स्क्वेमस चेंज। अब आते हैं मैनेजमेंट पर। इसमें 2 तरह के तरीके होते हैं। पहला है फार्माकोलॉजिकल, यानी दवाओं से इलाज। इसमें ओमेप्रोजोल, रेबेप्रोजोल, पेंटाप्रोजोल जैसी दवाएं दी जाती हैं जो पेट में एसिड बनने की प्रक्रिया को कम करती हैं। दूसरा तरीका है नॉन फार्माकोलॉजिकल, यानी बिना दवाओं के जीवन शैली में बदलाव करके इलाज। जैसे रेगुलेट फूड इंटेक, वेट फॉर डाइजेशन बिफोर नेक्स्ट मील, यानी खाने का समय नियमित करें और एक भोजन के बाद दूसरे भोजन के बीच पाचन के लिए पूरा समय दें। कंसल्ट डॉक्टर्स फॉर डाइट चार्ट्स, फॉलो स्ट्रिक्टली। डॉक्टर से डाइट चार्ट बनवाएं और उसका सख्ती से पालन करें। ड्रिंक वाटर टू रेगुलेट एसिड रिफ्लक्स, पानी पीने से एसिड रिफ्लक्स को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इंप्रूव स्लीपिंग/सिटिंग पोस्चर, सोने और बैठने की मुद्रा को सुधारें। रेगुलर योगा/एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम पाचन के लिए बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रोलाइट्स आर इंपॉर्टेंट, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखें। और अवॉइड स्पाइसी फूड, कॉजेज एसिडिटी, मसालेदार भोजन से बचें क्योंकि इससे एसिडिटी बढ़ती है। अब हम अपने तीसरे टॉपिक पर आते हैं, जो है पेप्टिक अल्सर डिजीज या PUD। चलिए पेप्टिक अल्सर डिजीज को समझते हैं। डेफिनेशन: क्रॉनिक म्यूकोजल अल्सरेशन अफेक्टिंग द ड्यूओडेनम और स्टमक। इसका मतलब है कि यह एक पुरानी बीमारी है जिसमें पेट या ड्यूओडेनम, जो छोटी आंत का पहला हिस्सा है, उसकी अंदरूनी परत यानी म्यूकोसा में घाव या छाले हो जाते हैं। एसोसिएशंस: हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन, NASIDs और सिगरेट स्मोकिंग। यह बीमारी आमतौर पर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम के एक बैक्टीरिया के संक्रमण, NASIDs यानी दर्द निवारक दवाओं के ज़्यादा सेवन या फिर सिगरेट पीने से जुड़ी होती है। मैकेनिज्म: imbalance between mucosal defense mechanisms and damaging factors, often on background of chronic gastritis। इसका मुख्य कारण यह है कि पेट की सुरक्षा करने वाली परत और उसे नुकसान पहुंचाने वाले कारक, जैसे कि पेट का एसिड, इनके बीच का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है और यह अक्सर chronic gastritis की वजह से होता है। Incidence: ulcers are solitary in more than 80% of patients। इसका मतलब है कि 80% से भी ज़्यादा मरीजों में आमतौर पर सिर्फ एक ही अल्सर पाया जाता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं,
पेट के लेसर कर्वेचर पर एक गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर दिखाया गया है और ये इसकी एक बहुत ही आम लोकेशन है। ये फ्लोचार्ट पीयूडी होने के कारणों को समझाता है। सबसे पहले द रूट कॉज यानी इसकी मुख्य जड़ क्या है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इज द रूट कॉज ऑफ मेनी फॉर्म्स ड्यूडिनल, गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्राइटिस। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जिसे एच पाइलोरी भी कहते हैं, वो ड्यूडिनल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर और गैस्ट्राइटिस जैसी कई समस्याओं का मूल कारण है। जैसा कि फ्लोचार्ट में दिखाया गया है, एच पाइलोरी बैक्टीरिया हमारे पेट के सेल्स के अंदर सिग्नल ट्रांसडक्शन को बदल देता है। इसकी वजह से दो चीजें होती हैं, इंक्रीज्ड एसिड सिक्रीशन यानी पेट में एसिड का उत्पादन बढ़ जाता है, और डिमिनिश्ड म्यूकोसल डिफेंस यानी पेट की जो सुरक्षा करने वाली परत है वो कमजोर हो जाती है। जब ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं तो अंत में अल्सर फॉर्मेशन यानी अल्सर बन जाता है। अब देखते हैं अदर कॉजेज यानी दूसरे कारण। जनरल, एब्सोल्यूट, रिलेटिव इंक्रीज्ड एसिड प्रोडक्शन और डिक्रीज्ड डिफेंस। सामान्य तौर पर या तो पेट में एसिड का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर सुरक्षा करने वाली परत कमज़ोर हो जाती है, जिससे अल्सर हो सकता है। एक्टोपिक म्यूकोसा, एसिड सिक्रीटेड बाय एक्टोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोसा इन ड्यूडनम और मिकल डाइवर्टिकुलम। इसका मतलब यह है कि कभी कभी पेट के टिश्यू गलत जगह पर जैसे कि ड्यूडनम में विकसित हो जाते हैं और वहां एसिड बनाने लगते हैं, जिससे अल्सर हो जाता है। इन ओसोफेगस वाया जीईडीआरडी और इनलेट पैच एक्टोपिक म्यूकोसा। ऐसा ही भोजन नली में जीईडीआरडी के कारण या इनलेट पैच की वजह से भी हो सकता है। अब पीओडी के लक्षण और उसके प्रबंधन पर एक नजर डालते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, एपिगैस्ट्रिक बर्निंग और एकिंग पेन। इसका मतलब है पेट के ऊपरी हिस्से में जलन या दर्द होना। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, खून में आयरन की कमी हो जाना जिससे एनीमिया हो जाता है। हेमरेज स्लैश जीआई ट्रैक्ट ब्लीडिंग, अल्सर से खून बहना। हेमेटोमेसिस, वॉमिटिंग ब्लड, उल्टी में खून आना। मेलिना, टेरी स्टूल्स, काले रंग का चिपचिपा मल आना। परफोरेशन एंड इन्फेक्शंस, और गंभीर मामलों में अल्सर का फट जाना और उससे संक्रमण फैलना भी हो सकता है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट यानी दवाओं से इलाज। इसमें कई तरह की दवाएं इस्तेमाल होती हैं, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, जिसका उदाहरण है मिसोप्रोस्टॉल। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट्स जैसे रेनिटिडीन, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स या PPIs जैसे ओमेप्रोजोल, और एंटीकोलिनर्जिक्स जैसे एनिस्ट्रोपिन। इन दवा वर्गों को याद रखने के लिए एक निमोनिक है PPHA। P से प्रोस्टाग्लैंडिन्स, दूसरे P से PPIs, H से H2 ब्लॉकर्स और A से एंटीकोलिनर्जिक्स। नॉन फार्माकोलॉजिकल यानी जीवन शैली में बदलाव। इसमें भी लगभग GERD जैसे ही उपाय हैं। रेगुलेट फूड इनटेक, कंसल्ट डॉक्टर, फॉलो डाइट, वार्म वाटर, योगा, एक्सरसाइज, इलेक्ट्रोलाइट्स, अवॉइड स्पाइसी फूड, स्मोकिंग, अल्कोहल। यानी भोजन को नियमित करना, डॉक्टर की सलाह मानना, गर्म पानी पीना, योगा, व्यायाम करना और मसालेदार भोजन, धूम्रपान और शराब से पूरी तरह से बचना। अब हम अपने चौथे खंड की ओर बढ़ते हैं, जो है अल्कोहलिक लिवर डिजीज। यह एक बहुत ही गंभीर विषय है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। आइए अब अल्कोहलिक लिवर डिजीज को समझते हैं। कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल यानी एथेनॉल is used in pharmaceuticals, but regular consumption leads to addiction and diseases, heart, liver, GI, lungs. इसका मतलब है कि अल्कोहल यानी इथेनॉल का इस्तेमाल कुछ दवाओं में तो होता है, लेकिन अगर इसका नियमित सेवन किया जाए तो इसकी लत लग जाती है और इससे दिल, लिवर, पाचन तंत्र और फेफड़ों की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। डेफिनेशन: क्रॉनिक डिसऑर्डर लीडिंग टू, यह एक पुरानी बीमारी है जो धीरे धीरे बढ़ती है। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, इसके कई चरण होते हैं। सबसे पहले होता है स्टेटोसिस यानी फैटी लिवर, फिर हेपेटाइटिस यानी लिवर में सूजन, उसके बाद स्टियाटोफाइब्रोसिस और अंत में सिरोसिस जिसमें लिवर पूरी तरह से खराब हो जाता है। थ्रेशोल्ड: कंजम्पशन ऑफ 80 ग्राम पर डे इज द थ्रेशोल्ड फॉर डेवलपिंग डिजीज। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन 80 ग्राम से ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करता है तो उसे ये बीमारी होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। स्टैटिस्टिक्स: लीडिंग कॉज ऑफ लिवर डिजीज 3.8% ऑफ ग्लोबल डेथ्स, 8th हाईएस्ट रिस्क फैक्टर। यह लिवर की बीमारी का एक प्रमुख कारण है और दुनिया भर में होने वाली कुल मौतों में से 3.8% इसी वजह से होती हैं। यह 8वां सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। नीचे दिया गया विजुअल टाइमलाइन इसे और अच्छे से समझाता है। अगर कोई कम समय के लिए ATG लेता है तो माइल्ड रिवर्सिबल स्टेटोसिस होता है जो ठीक हो सकता है। अगर कोई लंबे समय तक रोज ग्रेटर देन 80G लेता है तो हाई रिस्क होता है, और अगर कोई रोज ग्रेटर देन 160G 10 से 20 साल तक लेता है तो उसे सीवियर इंजरी यानी गंभीर क्षति होती है। इस स्लाइड में हम लिवर रोग के पहले 2 पैथोलॉजी चरणों को विस्तार से देखेंगे। स्टेज 1,
हेपेटोसेल्युलर स्टीएटोसिस यानी फैटी लिवर कॉज, मॉडरेट कंजम्पशन, इसका कारण है मध्यम मात्रा में शराब का सेवन। पैथोलॉजी, लिपिड ड्रॉपलेट्स एक्यूमुलेट इन हेपेटोसाइट्स स्मॉल टू लार्ज। इसमें होता यह है कि लिवर की कोशिकाओं, जिन्हें हेपेटोसाइट्स कहते हैं, उनमें वसा यानी फैट की बूंदें जमा होने लगती हैं। मैक्रोस्कोपी, लार्ज 4 to 6 kg, सॉफ्ट येलो ग्रीसी ऑर्गन। इसकी वजह से लिवर का आकार बड़ा होकर 4 से 6 किलो तक हो जाता है और वह नर्म, पीला और चिकना दिखने लगता है। रिवर्सिबल इफ एब्सटेंशन फ्रॉम अल्कोहल। अच्छी बात यह है कि अगर इस स्टेज पर शराब पीना पूरी तरह से छोड़ दिया जाए तो ये स्थिति ठीक हो सकती है। स्टेज 2, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। लेकिन अगर शराब पीना जारी रहता है तो दूसरा चरण आता है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। इसमें 3 मुख्य चीजें होती हैं। पहली, हेपेटोसाइट स्वेलिंग एंड नेक्रोसिस, यानी लिवर की कोशिकाओं में सूजन आ जाती है और वे मरने लगती हैं क्योंकि उनमें वसा, पानी और प्रोटीन जमा हो जाता है। दूसरी, मैलरी डेंक बॉडीज। सूजी हुई कोशिकाओं के अंदर मैलरी डेंक बॉडीज नाम के पदार्थ के गुच्छे बन जाते हैं। और तीसरी, न्यूट्रोफिलिक रिएक्शन। जो कोशिकाएं नष्ट हो रही होती हैं उनके आसपास न्यूट्रोफिल नाम की सफेद रक्त कोशिकाएं जमा हो जाती हैं। दाईं ओर दिए गए विजुअल स्केच में एक नॉर्मल हेपेटोसाइट और एक स्वॉलन हेपेटोसाइट के बीच का अंतर साफ देख सकते हैं, जिसमें फैट ड्रॉपलेट्स और मैलरी डेंक बॉडीज दिखाए गए हैं। अब हम तीसरे चरण और इस बीमारी के सामान्य लक्षणों पर चर्चा करेंगे। स्टेज 3, अल्कोहलिक स्टीएटोफाइब्रोसिस यानी सिरोसिस। यह अंतिम और सबसे गंभीर चरण है। पैथोलॉजी, एक्टिवेशन ऑफ साइनोसॉइडल स्टेलेट सेल्स एंड पोर्टल फाइब्रोब्लास्ट्स। इस चरण में लिवर की कुछ विशेष कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। रिजल्ट, फाइब्रोसिस यानी लिवर में स्कार टिश्यू या रेशे बनने लगते हैं। यह लिवर को कठोर और छोटा बना देते हैं और उसका फंक्शन धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। अब इसके सामान्य लक्षण देखते हैं। एब्डोमिनल स्वेलिंग यानी पेट में सूजन या पानी भरना। जॉन्डिस यानी पीलिया, जिसमें त्वचा और आंखें पीली हो जाती हैं। हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स यानी खून से जुड़ी समस्याएं। इंडाइजेशन एंड कॉन्स्टिपेशन यानी अपच और कब्ज। फेंटिंग एंड मेंटल डिस्टर्बेंस यानी बेहोशी आना और मानसिक संतुलन का बिगड़ना। और रीनल डिसऑर्डर्स यानी गुर्दे यानी किडनी से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। इन 3 चरणों को याद रखने के लिए एक मेमोनिक है, SHC। S से स्टीएटोसिस, H से हेपेटाइटिस और C से सिरोसिस। इस स्लाइड में अल्कोहलिक लिवर डिजीज के प्रबंधन की रणनीतियों का सारांश दिया गया है। पहले फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखते हैं, यानी दवाओं द्वारा उपचार। इसमें कुछ दवाएं जैसे मिटाडॉक्सिन, डिऑक्सीकोलिक एसिड, उर्सोडायोल, L-आर्जिनिन और ओबेटिकोलिक एसिड का उपयोग किया जा सकता है। अब नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट यानी जीवन शैली में बदलाव। मेंटेन रेगुलेट फूड इनटेक, प्रॉपर टाइमिंग। भोजन का सेवन सही समय पर और नियमित रूप से करें। कंसल्ट डॉक्टर फॉर कॉम्प्लिकेशंस, फॉलो डाइट चार्ट स्ट्रिक्टली। किसी भी जटिलता के लिए डॉक्टर से सलाह लें और डाइट चार्ट का सख्ती से पालन करें। लाइफस्टाइल चेंजेस एंड वार्म वाटर इनटेक। जीवन शैली में बदलाव लाएं और गर्म पानी का सेवन करें। रेगुलर योगा और एक्सरसाइज, नियमित योग और व्यायाम करें। इलेक्ट्रोलाइट्स आर इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखें। अवॉइड स्पाइसी फूड, मसालेदार भोजन से बचें। और सबसे महत्वपूर्ण, अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजम्पशन। धूम्रपान और शराब का सेवन पूरी तरह से बंद कर दें। इसके बिना कोई भी इलाज काम नहीं कर सकता। अब हम इस अध्याय के अंतिम खंड पर आते हैं, जिसमें हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज यानी IBD के बारे में पढ़ेंगे। चलिए इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज यानी IBD का परिचय देखते हैं। डेफिनेशन, क्रॉनिक कंडीशन ड्यू टू इनएप्रोप्रिएट म्यूकोजल इम्यून एक्टिवेशन डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इन्फेक्शन बाय एक्सक्लूजन। इसका मतलब है कि ये एक पुरानी बीमारी है जो आंत की अंदरूनी परत में हमारे इम्यून सिस्टम के गलत तरीके से सक्रिय होने के कारण होती है। हमारा इम्यून सिस्टम गलती से अपनी ही आंतों पर हमला करने लगता है। इसे किसी संक्रमण से अलग माना जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ म्यूकोपुरुलेंट म्यूकस प्लस व्हाइट सेल्स, ब्लडी डायरिया, फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू एंटीबायोटिक्स अलोन। इसके मुख्य लक्षण हैं बार बार होने वाले खूनी दस्त, जिसमें बलगम और सफ़ेद रक्त कोशिकाएं भी होती हैं। ये बीमारी सिर्फ एंटीबायोटिक दवाओं से ठीक नहीं होती है। IBD के 2 मुख्य प्रकार होते हैं, क्रोन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस। इन दोनों में क्या अंतर है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आंत का कौन सा हिस्सा प्रभावित है और घाव किस तरह के हैं। यह स्लाइड क्रोन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस की बहुत अच्छी तुलना करती है। चलिए पहले क्रोन्स डिजीज को देखते हैं।
एनी एरिया ऑफ जीआई ट्रैक्ट, रीजनल एंटेराइटिस। यह बीमारी पाचन तंत्र के किसी भी हिस्से में हो सकती है, मुंह से लेकर एनस तक। कॉबलस्टोन अपीयरेंस, डीप म्यूकोजल अल्सरेशन। इसमें आंत की अंदरूनी परत पर गहरे घाव हो जाते हैं, जिससे वह ऊबड़ खाबड़ जैसे पुराने पत्थर के रास्ते की तरह दिखती है। लीजन्स, स्किप मैनर, पैचेस। इसमें जो घाव होते हैं वो पैच में होते हैं, यानी एक प्रभावित हिस्से के बाद एक स्वस्थ हिस्सा होता है और फिर से प्रभावित हिस्सा आता है। इसे स्किप लीजन कहते हैं, जैसा आप नीचे दिए गए डायग्राम में देख सकते हैं। ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन, फिशर्स। इसमें सूजन आंत की पूरी दीवार की मोटाई में होती है और उसमें दरारें भी पड़ सकती हैं। अब अल्सरेटिव कोलाइटिस देखते हैं। लिमिटेड टू कोलॉन एंड रेक्टम। यह बीमारी केवल बड़ी आंत और मलाशय तक ही सीमित रहती है। एक्सटेंस प्रॉक्सिमली फ्रॉम एनोरेक्टल जंक्शन। यह एनोरेक्टल जंक्शन से शुरू होकर ऊपर की ओर फैलती है। लीजन्स, कंटिन्यूअस मैनर। इसमें घाव लगातार होते हैं, बीच में कोई भी स्वस्थ हिस्सा नहीं होता, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। स्यूडोपॉलिप्स प्रेजेंट। इसमें स्यूडोपॉलिप्स भी बन सकते हैं। इस स्लाइड में हम आईबीडी के कारण और दोनों प्रकारों के अलग अलग लक्षणों को समझेंगे। इटियोपैथोजेनेसिस यानी बीमारी के कारण। ये बीमारी किसी एक कारण से नहीं होती, बल्कि 4 कारकों का मिला-जुला प्रभाव है। पहला, ऑल्टर्ड होस्ट इंटरैक्शंस विद माइक्रोबायोटा, यानी हमारे शरीर का हमारी आंत में रहने वाले बैक्टीरिया के साथ जो संबंध है वो बदल जाता है। दूसरा, इंटेस्टिनल एपिथेलियल डिस्फंक्शन, यानी आंत की अंदरूनी परत ठीक से काम नहीं कर पाती। तीसरा, एबरेंट म्यूकोजल इम्यून रिस्पॉन्सेज। इम्यून सिस्टम आंत में असामान्य रूप से प्रतिक्रिया करता है। और चौथा, ऑल्टर्ड गट माइक्रोबायोम। आंत के अंदर अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ जाता है। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस यानी लक्षण देखते हैं। क्रोन्स डिजीज के लक्षण हैं आर्थराइटिस यानी जोड़ों में दर्द, एरिथेमा नोडोसम यानी त्वचा पर गांठें, यूवेटिस या आयरेटिस यानी आंखों में सूजन, और एफ्थस अल्सर्स यानी मुंह में छाले। इसका मतलब इसके लक्षण सिर्फ आंत तक सीमित नहीं रहते। वहीं अल्सरेटिव कोलाइटिस की जटिलताओं में शामिल हैं ऑब्स्ट्रक्शंस यानी आंत में रुकावट, परफोरेशंस यानी आंत में छेद हो जाना, फिस्टुला फॉर्मेशन यानी फिस्टुला बनना, और इन्फेक्शंस यानी संक्रमण। और अब अध्याय के अंत में आईबीडी के प्रबंधन की रणनीतियों पर एक नजर डालते हैं। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट यानी दवाओं से इलाज। इसमें कई तरह की दवाएं इस्तेमाल होती हैं, जैसे एलोसेट्रॉन, ल्यूब्रोपोस्टोन, रिफैक्सिमिन, लोपेरामाइड, लिनाक्लेटाइड, टैनापेनॉर और इलुक्साडोलिन। कुछ इम्यून सिस्टम को दबाने वाली दवाएं जैसे एज़ाथायोप्रिन और मेरकैप्टोपेरिन भी दी जाती हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट यानी जीवन शैली में बदलाव। रेगुलेट फूड इनटेक, प्रॉपर डाइजेशन टाइम। भोजन के सेवन को नियमित करें ताकि पाचन के लिए समय मिले। कंसल्ट डॉक्टर्स एंड स्ट्रिक्टली फॉलो डाइट चार्ट्स। डॉक्टरों से परामर्श करें और डाइट चार्ट का सख्ती से पालन करें। लाइफस्टाइल चेंजेस एंड वार्म वाटर। जीवन शैली में बदलाव लाएं और गर्म पानी पिएं। रेगुलर योगा या एक्सरसाइज, नियमित योग और व्यायाम करें। इलेक्ट्रोलाइट्स, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का ध्यान रखें। अवॉइड स्पाइसी फूड, मसालेदार भोजन से बचें और अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल, धूम्रपान और शराब का सेवन बंद कर दें। इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 यहाँ समाप्त होता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्वास्थ्य हमारे पूरे शरीर की सेहत के लिए कितना आवश्यक है। अगली क्लास में हम अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।